आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, रेडियो डॉक्टर में हम बात करते हैं विभिन्न बीमारियों के बारे में, उनके कारण, लक्षण और उपचार, बचाव पर भी हम बात करते हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसका जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी होता है, और वो है कि अगर कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उपचार कहाँ कराएं, कैसे कराएं और उस पर होने वाले खर्चे को कैसे मैनेज करें। आज हमने सोचा कि हम इस विषय को उठाते हैं क्योंकि आज है आयुष्मान भारत दिवस और एक योजना, इंपॉर्टेंट योजना है सरकार की। आप में से कई श्रोता हमें अक्सर लिखते हैं कि जब भी हम यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इलाज तो हम करा लेंगे, बताएं खर्चा कितना आएगा। तो इस बात को भी हमने ध्यान में रखा है और आज हम चाहेंगे कि इससे संबंधित जो भी आपको पूछना है वो जरूर पूछ लें, क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हम आज बात करेंगे भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना पर, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं सुश्री ज्योति यादव, आप संयुक्त सचिव हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका स्टूडियो में। थैंक यू। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आरपीआई सेंटर के प्रमुख रह चुके हैं। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत खुशी है सर, आपने समय निकाला है। नमस्कार, स्वागत। हाँ, हमारे तमाम श्रोताओं का मेरा प्यार भरा स्वस्थ नमस्कार। और सर, बहुत सारे हमारे श्रोता हमें अक्सर लिखते हैं तितियाल सर कब आएंगे, तो आज वो हमारे श्रोता खुश हो गए होंगे। और बिल्कुल हमारी कोशिश यही होती है कि आप जो जानकारी चाहें वो रेडियो डॉक्टर आपको पहुंचा पाए। आज है आयुष्मान भारत दिवस और रेडियो डॉक्टर का ये है विशेष अंक। तो विशेष तौर पर हमारी जो गेस्ट हैं वो हमें विस्तार से इसके बारे में बताएंगी। ज्योति मैम, आप हमें बताएं कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है वो क्या है, पहले तो हम इसे जान लेते हैं। थैंक यू। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। 2018 में ये देखा गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ, दैट वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो इसको ध्यान में रखते हुए दिस ABPMJY स्कीम का डिज़ाइन किया गया। एंड आज की डेट में 35 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें कवर्ड हैं। एंड बेनिफिशरी जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज हैं वो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एंड स्कीम का मेजर फोकस सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर पर है। और इसमें 1961 पैकेजेस हैं विच आर कवर्ड। पैकेजेस अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो, अगर मान लीजिए किसी को कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है, किसी को सिजेरियन कराना है, किसी को नॉर्मल डिलीवरी करानी है, या एनीथिंग रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, इट इंक्लूड्स एंजियोप्लास्टी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल हार्ट रिलेटेड इलनेस। इसमें जो कवरेज है पर फैमिली का वो 5 लाख तक लिमिटेड रखा गया है। सो लेट्स से अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो चारों लोग मिल के 5 लाख तक का इलाज ले सकते हैं। और जो पैकेजेस हैं वो डिफाइंड पैकेजेस हैं। तो लेट्स से अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपना कार्ड लेकर, तो कार्ड लेके जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट या उपचार लिखा है उसमें जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है आप उसके पास जाएंगे तो वो जितने भी हेल्थ पैकेजेस हैं उसमें जो आपका इलाज लिखा गया है उसके हिसाब से एक पैकेज चूज करेगा एंड उसके हिसाब से आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो ये एक प्रक्रिया है। इसमें मेजरली सारी चीज़ें मेजरली जो जनरली जो लोग जिससे ज़्यादा बीमारियां जो देखी जाती हैं मेजरली वो इसमें कवर्ड हैं इन हेल्थ पैकेजेस में। सो आज की डेट में 35 स्टेट्स एंड यूटीज़ में द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और लेट्स से अगर कोई बेनिफिशरी ये बोलता है कि मुझे कार्ड कैसे बनाना है, या मेरा जो हॉस्पिटल मेरे घर के पास है वो हॉस्पिटल में मैं अपने इस कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो हमारी एक नेशनल कॉल हेल्प लाइन है जिसमें 2 तरीके से आप जुड़ सकते हैं। एक है हेल्पलाइन नंबर विच इज़ 1800-110
770। इस पे आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं एंड आपको कॉल बैक आएगा। और एक है कि डेडिकेटेड कॉल सेंटर है 14555, तो इसमें कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है। इट्स अ नेशनल हेल्पलाइन नंबर। और आप मान लीजिए आपने कॉल किया, उस टाइम पे अगर किसी ने नहीं उठाया तो हम 3 बार उस एनी पर्सन हु कॉल्स ऑन दिस नंबर 3 बार हम ये अटेम्प्ट करते हैं कि उस आदमी तक जिसने हमें कॉल किया उस तक पहुंचा जाए। बहुत बार ये होता है कि कॉल करते हैं बाद में कनेक्टिविटी नहीं आती, तो ये ग्रीवांस भी हमें आता है कि मतलब हमारी कॉल नहीं सुनी गई। तो आप मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं हमें, और आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं हमें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और ज्योति मैम, आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे, पर हमारे एक लिसनर हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी नमस्कार। एक्सपर्ट को भी नमस्कार जी। नमस्कार भैया, नमस्कार जी सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोडी लोनी, जिला गाजीपुर। जी बताएं, क्या पूछना है? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और हम इसके लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ये कितने दिनों के बाद बन जाता है? बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बता रहे हैं। जी थैंक यू। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है, आप खुद भी बना सकते हैं beneficiary.nha.gov.in पे लॉग इन करके। अदरवाइज आप गूगल पे जाके सिर्फ बेनिफिशियरी या PMJY भी टाइप करेंगे तो जो पहला लिंक आता है वो beneficiary.nha.gov का ही आता है। तो आप उस पर क्लिक करके, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आधार अगर है और वो वेरीफाइड है और वो डेटाबेस से लिंक्ड है, आपको सिर्फ आधार उसमें अपनी डिटेल्स डालने के बाद वो आपसे आधार पूछेगा, और अगर जिस डेटाबेस को वो हिट करेगा उसमें आपका आधार होगा तो आपका कार्ड उसी टाइम बन जाएगा, मतलब वो ई कार्ड आपको दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा अगर एक स्थिति ये होती है कि मान लीजिए आधार नहीं है, तो आप ऑपरेटर के पास जा सकते हैं। उसमें एक ऑपरेटर भी होता है, वो CSC होता है या हर स्टेट में वो डिफाइंड है, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं और वहां जाके आप अपना आधार वेरीफाई करा सकते हैं। और फिर उसकी अलग प्रक्रिया है, बट द ओनली डॉक्यूमेंट दैट यू नीड इज आधार, नथिंग एल्स। तो मैम, जैसा आपने बताया ई कार्ड फौरन बन जाता है, तो क्या ये ई कार्ड चल सकता है, वैलिड होता है? यस, ई कार्ड इज वैलिड। एंड दूसरा, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बेनिफिशियरी सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहां पे जाके भी PMAM होते हैं, उनको हम PMAM आरोग्य मित्र बोलते हैं। सो वहां पे जाके भी आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। वो आप अपना आधार लेकर जाएंगे, वो आपको चेक करेंगे अपने डेटाबेस में, आधार वेरीफाई करा देंगे आपसे। उसमें आधार वेरिफिकेशन के भी 2-3 तरीके हैं, फेस ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक है, OTP बेस्ड है। सो उससे आप अपना वेरीफाई करा के वो उसी टाइम आप डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड PMAM कर देगा और आप इलाज भी ले सकते हैं। अगर आप का कार्ड बन जाता है। जी जी जी। जो ये पॉइंट ज्योति जी ने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से मरीज जब हॉस्पिटल आ जाते हैं तब उनको रियलाइज होता है उनके पास कार्ड नहीं है। हाँ जी। तो ये आरोग्य मित्र हमारे वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं, काउंटर्स बने हुए हैं, वहां जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास कार्ड नहीं भी है तब भी आप हॉस्पिटल आए हैं तो इस सुविधा को, इस योजना को आप कर सकते हैं। जी, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी। तितियाल सर हमारे साथ हैं और बहुत सालों तक आप एम्स में आपने काम किया है सर, और जब से ये योजना बनी है तब से आपने कई तरह के केसेस डील किए होंगे। कुछ लोग बिना कार्ड के आते हैं, कुछ लोग कार्ड के साथ आते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं, कुछ लोग को समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। तो किस तरह की स्थिति आपने देखी और किस तरह से उनको गाइड किया, ये बताएं। पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं, और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं दिल्ली रहता हूँ जी। मेरी उम्र 81 साल, 81। जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सब बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा कार्ड नहीं बना है। पहले बनवाए थे, वो लागू ही नहीं हुए, अब कैसे लागू होंगे ये? जी जी, अभी मैम बता ही रही थी। हाँ जी। हम बीमार रहते हैं इस टाइम, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि जितनी जल्दी कार्ड बन जाए, कुछ उम्र आप लोगों की मदद से मिल जाए हमें। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर तितियाल हमारे साथ हैं, वो बता रहे थे अभी हमें कि किस तरह से लोगों को परेशान। आपने पूरी प्रक्रिया जान ली है। ज्योति मैडम ने बहुत क्लियरली बताया कि कैसे कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। यदि आप डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आप जो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, सरकारी अस्पताल में तो हर जगह है, अब दिल्ली में भी जो है लागू हो गया है, तो आप आ सकते हैं, आपका कार्ड इमीडिएटली बन सकता है। आपको आधार कार्ड साथ में लाना पड़ेगा और आरोग्य मित्र वहां पर आपको मिलेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और जो हॉस्पिटल स्टाफ है
वहाँ पर भी जो हमारा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल का, उसमें भी हम लोगों को जो है इसके लिए अलग से जो है लोग लगाते हैं जो PMJ के बारे में लोगों को बताते हैं, उसकी सुविधा के लिए हेल्प करते हैं। देखिए, हम इस टाइम हमारी उम्र बहुत ज्यादा, हम चलने फिरने में मुश्किल हो रही है। हाँ। हम कहाँ जाएं? दिल्ली कैंट में रहते हैं हम। नो, इसमें जैसे बताया ना, आप ऑनलाइन भी अपना जो है कार्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे का हेल्प ले लीजिए, वो ऑनलाइन आपको करा देंगे। लागू हो गए हैं दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में कल 24 तारीख से लागू हुआ। अभी रिसेंटली लागू हुई है दिल्ली में भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रश्न करने के लिए, और जानकारी जब मिलेगी तभी हम उस चीज का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग आते हैं एम्स में और किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, थोड़ा सा बताएं। नहीं, पहले शालिनी जी, पहले तो बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम लिया है जनता के लिए। आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि विकसित भारत के बारे में सोच है, तो उसमें जो है जब तक हेल्थ की सुविधा जो है हर जन को नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो नहीं पाएगा। तो इस डायरेक्शन में 2018 में जो सरकार ने ये योजना निकाली है, मेरे हिसाब से तो आज तक का सबसे अच्छा जो है एक इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने निकाली हुई है। और 2018 में जो पहला इसका जो टेस्ट हुआ था वो भी एम्स के हुआ था, और जो पहला गोल्ड कार्ड बना था वो भी एम्स में ही बना था, न्यू दिल्ली में। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 7 सालों में जो शुरू में हम भी खुद स्ट्रगल करते थे, पेशेंट आते थे हमारे पास, कोई उनके पास कार्ड नहीं होता था, वो हमसे पूछते थे क्या है ये। इनफैक्ट हमें भी अवेयरनेस नहीं था शुरू में जो है। अब ये हाल है 7 सालों में, जो हमारी जो ग्रोथ है इसमें कम से कम जो है 500 टाइम्स ग्रोथ है। तो मैं 2018 का एम्स का स्टैट देख रहा था, तो वी हैड ओनली 58 केसेस। अच्छा। तो आज हमारे पास जो है पर ईयर मोर देन 1500 केसेस से ऊपर हो रही है। उसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है कैंसर से पीड़ित लोग हैं। अच्छा। हिमेटोलॉजी में सबसे ज्यादा पेशेंट है, और नंबर 2 में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, और नंबर 3 में जो है आई डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट इसमें जो है जैसे ज्योति जी ने बताया कि हर बीमारियों का इसमें कवरेज रहता है जी। तो हमने जो चीजें देखी है, एक तो जनता की अवेयरनेस के लिए काम किया है, जिसमें कि जो PMJ प्रोग्राम है उसके बारे में हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन रहे, काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर आरोग्य मित्र रहते हैं और लोग हेल्प करते हैं कैसे जो है इस चीज़ को प्रोसेस किया जाए, कि प्रोसेसिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट आते हैं OPD में, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उनकी सर्जरी होनी है या कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है। तो वहाँ पर मरीजों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इस डायरेक्शन में काफ़ी सुविधाएं जो है हॉस्पिटल ने कर रखी है, वहाँ पर लोग लगे हुए हैं जो इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और विद इन अ फ्यू डेज जो है सर्जरी हो सकती है। आपके पास कार्ड नहीं भी है तो कार्ड बन जाती इतनी जल्दी यहाँ पर। जी, तो मैम ने बताया कि बहुत बढ़ आसानी गई से है बन सकती पूरे कंट्री में। हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को जो है ये होगा कि हमारे पास इंश्योरेंस है तो उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी बीमारियां जहां पर आपको इसको अवेल करना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियों में न लगाएं तो अच्छा है। अच्छा। जो मेजर बीमारी है जहां पर ज़्यादा खर्च होता है वहां पर आपको इसका यूज़ करना चाहिए। और आप यदि PMJ का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो दूसरा इंश्योरेंस आपको जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा। तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कौन सा इंश्योरेंस आपको बेनिफिट करता है। तो आप देख रहे हैं कि करीब करीब 40 से 50 करोड़ लोग जो है इतने सालों में इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो काफी बड़ा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। और वह जैसा आपने कहा यूनिवर्सल कवरेज की बात कर रहे हैं, और हम उस दिशा पे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हर आदमी को हर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और एक हमारे और श्रोता वेट कर रहे हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, भगवत सिंह नाम है मेरा। ये क्या बोलते हैं कि आप यूपी के हैं, यूपी में ही बनेगा, दिल्ली के हो तो दिल्ली में बनेगा, ये इसको क्लैरिफाई करिए आप। क्या कि कहीं का कहीं भी बनेगा, तो उत्तराखंड के हो वहाँ का बनेगा? आप कार्ड जो है बना सकते हैं, उत्तराखंड का उत्तराखंड में बनेगा, यूपी का यूपी में बनेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड वहीं का होगा, उसमें एड्रेस वही होगा, वो उसी स्टेट में लागू होगा। ये यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच हो तो आप कहीं भी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ इम्पैनल्ड है PMJ के लिए वहाँ पर इसका अप्लाई कर सकते, यूज़ कर सकते हैं इसको। जी मैम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी इसी के आगे कि क्या पोर्टेबिलिटी भी है इसमें? सो पोर्टेबिलिटी स्कीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। लेट्स से आप
उत्तराखंड के वासी हैं और आपने उत्तराखंड में अपना आयुष्मान कार्ड बनाया, लेकिन लेट्स से आपका जो उपचार है वो लेट्स से डॉक्टर आपको हायर सेंटर रेफर कर देता है, लेट्स से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर देता है, एम्स दिल्ली रेफर कर देता है, तो अगर वो एम्पैनल्ड है आउटसाइड उत्तराखंड ऑल्सो, तो स्कीम आपका कार्ड वहां पर भी चलेगा। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी, हमारे श्रोता हमें मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से भी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। ये पहला हमें जो मैसेज किया है उन्होंने आप दोनों को प्रणाम भेजा है और साथ ही लिखा है शुभकामनाएं हैं आज इस विशेष दिवस पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका श्रेय जाता है इस योजना को शुरू करने का। ये बात हमें लिखकर भेजिए श्री नरेंद्र देव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड में आप रहते हैं। और शैली हमें लिख रही है दिल्ली से कि मैं और हस्बैंड CGHS बेनिफिशियरी हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, पर बेटा नहीं है, तो क्या उसका हम आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो SECC डेटाबेस में आपका नाम होना चाहिए। और 2022 में स्टेट्स को ये फैसिलिटी भी दी गई थी कि अगर SECC फैमिलीज अवेलेबल नहीं हैं तो इक्विवेलेंट एलिजिबल बेनिफिशियरी से आप जो मिसिंग SECC फैमिलीज हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आपका नाम डेटाबेस में है, आप NHA.gov.in पे चेक कर सकते हैं, तो आप के परिवार में आप लाभार्थी बन सकते हैं। बट जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप CGHS के बेनिफिशियरी हैं, तो आप SECC के बेनिफिशियरी नहीं होंगे, बिकॉज वो लोवेस्ट 40% ऑफ द इनकम ग्रुप थे। सो आई एम एज्यूमिंग कि आप CGHS बेनिफिशियरी हैं, सो आप उस डेटाबेस के पार्ट नहीं होंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक वुड बी द केस। ओके, और हमारे एक और लिसनर हमारे साथ हैं। हेलो जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि इसमें कोई आयु की भी लिमिट होती है, आयु सीमा भी है? जैसे कि हमने तो 70 साल सुना है। नहीं, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट आपने सुना होगा यदि आप 37 साल से ऊपर है तो आपका कवरेज बढ़ जाता है, 10 लाख का कवरेज हो जाता है उसमें। उसके पहले 5 लाख का कवरेज है, तो सब एज के लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत अच्छी बात है जी, ये जानना भी बहुत जरूरी था और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने पूछी गजराज जी ने, क्योंकि कई बार ये लगता है कि उम्र ज्यादा है तो हम बना सकते हैं कि नहीं, तो ये जानकारी भी आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुंची। आप हमें प्रश्न करिए और मैं फोन नंबर बता देती हूँ आपको एक बार, 01123421080, 23421082, ये हमारी 2 फोन लाइन्स हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070। तो हमें लिखिए और पूछिए अपने सवाल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज है आयुष्मान भारत दिवस। इस योजना का आज हम दिन मना रहे हैं, विशेष तौर पर हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अंक भी एक स्पेशल अंक है और हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना पर। हमारे साथ संयुक्त सचिव हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ज्योति यादव मैम, और हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सालों से जुड़े रहे हैं, एम्स से, और सर को बहुत इस स्कीम के बारे में ही पता है, तो सर ने हमें कुछ तो चीजें बताई हैं, आगे भी चाहेंगे कि हमें पता चले। और ये गीत हम सुन रहे थे सर, उसमें कहा है हम नहीं जानते हैं आसपास है खुदा, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे आसपास खुदा है, क्योंकि खुदा ने ही डॉक्टर को बनाया हमारे लिए। तो ये एक फीलिंग जो इस सॉन्ग के से आती है, मुझे लगता है खासतौर पर आज मैम ने ये सॉन्ग हमारे श्रोताओं को सुनाया है, तो ये फीलिंग हमारे श्रोताओं को भी आ रही होगी कि डॉक्टर हमारे लिए खुदा की जैसे ही होते हैं, नेक बंदे। कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, 01123421080, 23421082 पर आप डायल कर सकते हैं। 4 बजे तक हमारे विशेषज्ञ यहाँ रहेंगे, रेडियो डॉक्टर चलता रहेगा। 4 बजे के बाद आप कॉल करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई जवाब आपको नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज समय का फायदा उठाएं, हमारे विशेषज्ञ हैं उनका फायदा उठाएं और प्रश्न करें जो भी आपके मन में है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। तो मैम ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे एक श्रोता ने पूछा भी था कि क्या हम 70 के हैं तो हमारा कार्ड बन सकता है, तो ये बताइए, बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो कोई खास स्कीम है, जैसे सर ने भी कुछ इंडिकेट किया कि वो स्कीम बल्कि और बेहतर हो जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। एंड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया, और इससे रिलेटेड जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसी का एक
अलग से कंपोनेंट बनाया गया है फॉर 70+ बेनिफिशरीज। तो 70 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो विदाउट एनी एज, विदाउट एनी प्री कंडीशन, विदाउट एनी इनकम ब्रैकेट आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप beneficiary.nha.gov पर जाकर अपना कार्ड बना सकते हैं और सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और anybody above 70 years of age as per the आधार कार्ड, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 70 ईयर प्लस है तो आप उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और आप किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। सो जैसे मैं एक दो चीज़ें और एडिशनली क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर। लेट्स से आपकी एक 5 लोगों की फैमिली थी जिसमें एक जो है बुजुर्ग पिताजी और माताजी थे जो आज की डेट में 70+ हो गए हैं। तो लेट्स से एक फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा है और माताजी पिताजी हैं। तो पहले जब तक माताजी पिताजी 70 इयर्स के नहीं थे तब तक सारी 5 लोगों की फैमिली का जो वॉलेट बैलेंस था, जो सुविधा का कवर था, स्वास्थ्य सेवा सुविधा का जो कवर था वो 5 लाख था। लेकिन जैसे ही जो माताजी और पिताजी 70 ईयर प्लस हो जाते हैं तो उन दोनों का जो वॉलेट बैलेंस है वो 5 लाख अलग से हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो आपके माताजी पिताजी हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं वो हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं 5 लाख का दोनों मिला के, और जो बाकी फैमिली है जो पहले एलिजिबल थी और अब भी है उनका हेल्थ कवर हो जाएगा 5 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ जिस फैमिली में पहले पूरा 5 लाख का कवरेज था अब उस फैमिली का कवरेज 10 लाख हो जाएगा फॉर एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार की तरफ से दी जा रही है। सुविधा का फायदा उठाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे कॉलर जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए थे वो फिर से उन्होंने कोशिश की है, हमसे जुड़े हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं। हाँ, मैं ज्योति में साहब से पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। नमस्ते भैया। ये पूछ रहा हूँ जी, हम फरीदाबाद के रहने वाले हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, फरीदाबाद में चलता नहीं है किसी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल इम्पैनल नहीं होगा ना, तो आप उस हॉस्पिटल को चूज कीजिए जहाँ पर जो है आयुष्मान भारत की सुविधा उन्होंने ले रखी हो। तो जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अगर वो एनपैनल्ड है हॉस्पिटल तो वहीं चलेगा, ये इसका क्राइटेरिया है। और धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे पास ये मैसेज आया है डॉक्टर साहब, ये इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई एम किशन लाल खुराना, मेरी उम्र 74 ईयर्स है और मेरा वेट 63 kg है। आई एम अ रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। आई एम अ होल्डर ऑफ वय वंदन आयुष्मान कार्ड, जिसकी बात मैडम आप कर रही थी। रिसेंटली मैंने एनपैनल्ड हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, पोस्ट्रेट के ट्रीटमेंट के लिए गया हूँ और आई वॉज टोल्ड दैट दिस एलिमेंट इज नॉट कवर्ड इन द स्कीम। तो मुझे बताइए कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्कीम कवर्ड है कौन सी नहीं। थैंक यू। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप हमारे जितने भी हेल्थ पैकेजेस अवेलेबल कवर्ड हैं अंडर आयुष्मान PMJY एंड वय वंदना स्कीम वो NHA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप उस पर गूगल पे सर्च डालिए हेल्थ पैकेजेस अंडर वय वंदना स्कीम, जो लिंक खुलेगा आप उसको क्लिक कीजिए, उसमें सर्च करके आप अपना जो ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ने बताया होगा आप उसको डाल के देखिए। अगर वो उस लिस्ट में है तो वो कवर्ड होगा, अगर वो लिस्ट में नहीं है तो कवर नहीं होगा। तो कहीं भी जाने से पहले आप पहले ये देख लें तो आपका वो, जैसे उन्होंने कहा हम गए और हमें मना कर दिया तो ये असुविधा हुई, उससे आप बच सकते हैं। ये मैसेज किया है हमें जोगिंदर दाहिया जी ने, सेक्टर 23 सोनीपत हरियाणा से लिख रहे हैं कि मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताजी BSF अर्ध सैनिक बल से रिटायर हुए हैं, उनकी आयु 75 वर्ष है, क्या उनको भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है उनका भी, और क्या मेरी माता जी का भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है? मार्गदर्शन करिए। थैंक यू। सो जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी BSF में अर्धसैनिक बल में हैं, 70+ किसी का भी कार्ड बन सकता है, पर आप एक समय में एक ही स्कीम का लाभ ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है स्कीम में कि आप जो कहीं और किसी और गवर्नमेंट स्कीम का हेल्थ बेनिफिट भी ले रहे हो और आप वय वंदना का भी ले रहे हो। तो अगर आपके माताजी पिताजी 70 ईयर से ऊपर हैं और वो वय वंदना के बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, लेकिन यदि उस समय पे वो किसी और स्कीम का लाभ लेंगे तो वो अलाउड नहीं है स्कीम में। मतलब
किसी भी एक समय पे आप एक ही स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप एक बार वय वंदना की बेनिफिशियरी बन जाते हैं तो आपने जो सरकारी स्कीम को डिस्कनेक्ट किया या जिस सरकारी स्कीम को छोड़ के आपने वय वंदना का लाभ लिया, आप दोबारा उस सरकारी स्कीम में नहीं जा सकते। तो एक ही बार आप ये डिसीजन लेंगे कि आप वय वंदना की बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं या जिस स्कीम में आप अभी कवर्ड हैं आप उसका लाभ लेना चाहते हैं। जी, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं हमें फोन कर सकते हैं 01123421080, 23421082 पर। व्हाट्सएप करना चाहते हैं 9868107070 पर। आप लिखकर भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे श्रोता हमें धन्यवाद दे रहे हैं डॉक्टर साहब और ज्योति मैम आपको। कृष्ण लाल खुराना जी जिन्होंने अभी हमसे पूछा था कि कैसे हमें ये जानकारी मिल सकती है, उन्होंने लिखा थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो आपको भी धन्यवाद खुराना जी कि आप जुड़े हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको भी मिल रही है और आपके साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पास रहने वाले पड़ोसी हैं, उन सबको भी आप ये जानकारी पास ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल और हमारे साथ हैं श्रीमती ज्योति यादव और आप संयुक्त सचिव हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में। तितियाल सर हैं एम्स में और आई स्पेशलिस्ट हैं और हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और सारी जितनी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हम कोशिश करते हैं कि आप उसको आगे तक भी पहुंचाएं। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज बात हो रही है आयुष्मान भारत योजना पर। हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और हमारे श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही। जी राजेंद्र जी, आप प्रश्न करें। हाँ, पहले तो रेडियो डॉक्टर की भी डॉक्टर शालिनी मैम को शालीन तथई नमस्कार। जी नमस्कार। और दोनों साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार। नमस्कार। जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो आयुष्मान कार्ड है ये आपने कहा कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वही बनवा सकते हैं। अब बात समझ में आ गई। और जो उनकी फैमिली में उनके वारिस है, उनके बेटा बहू हैं या फिर पोता पोती है, क्या इस कार्ड से वो भी फायदा उठा सकते हैं? पहला मेरा सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है प्लीज कि जैसे ये आयुष्मान भारत योजना है या प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, इसकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, जरा इसको 3 मरतबा प्लीज फिर से दोहराएं। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा तितियाल सर से है, अगर तितियाल साहब के दर्शन करने हो या इन्हें दुखी करना हो या हमारी क्लास में, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। चलिए, हो गए आपके प्रश्न पूरे? जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो पर हमारे विशेषज्ञों के जवाब सुनिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी, तो एक तो ये मैम उन्होंने बोला 70 से अबव का ही बन सकता है, ये सच है? ये पार्शली सच है। आप SECC के बेनिफिशियरी हैं तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 70+ वाली जो स्कीम है वो केवल 70+ के बेनिफिशियरीज के लिए बनी है, जिसमें कोई भी एज, इनकम, जेंडर, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये वय वंदना स्कीम है। और इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, ABPMJY जिसको हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, उसमें SECC के जो भी डेटाबेस में जो भी लोगों का नाम है डेटाबेस में, वो सब लोग ABPMJY के बेनिफिशियरी हैं। सो इसमें ये सही नहीं है कि सिर्फ 70+ ही ABPMJY के बेनिफिशियरी हैं। 70+ के लिए तो एक अलग से स्कीम है, उससे फैमिली को फायदा ही होता है। जैसे मैंने अभी इस गाने से पहले भी बताया था कि अगर फैमिली का वॉलेट 5 लाख का था ABPMJY में, तो जब वय वंदना स्कीम का लाभार्थी उस परिवार में है तो वो वॉलेट बैलेंस 10 लाख हो जाएगा, तो उससे फायदा ही होगा। जी, और इन्होंने आपका ईमेल और वेबसाइट मांगा है, तो हम कार्यक्रम के अंत में जरूर इसको बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं, और तितियाल सर आपसे भी तो उन्होंने मांगा है, आपका लीजिए। नहीं, राजेंद्र जी, आपका प्यार है जो आप हमें याद कर रहे हैं। जैसे आपको पता है मैं एम्स से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अति शीघ्र जो है एक आई सेंटर, पूरा जो है RP सेंटर की तरह एक छोटा सेंटर खोल रहे हैं साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में।
D16। तो सर की जो एक्सपर्टीज है उसका हमें लाभ मिलता रहेगा, और हम ये भी कहेंगे डॉक्टर साहब से कि रेडियो डॉक्टर में भी आप इसी तरह से आते रहें। और अब हमारे एक और श्रोता जो वेट कर रहे हैं उनको भी हम ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे को सर से एक बात पूछनी है जी। पूछिए। पहले भी सर इनसे बात होती रही है हमारी जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि पर्दे पे खून आ जाता है आंखों में, उससे दिखना बंद हो जाता है, तो ये किस वजह से आता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, सही बताएं सर आप। तो आपको डायबिटीज तो नहीं, आप अपने लिए पूछ रहे हैं या किसी मरीज मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। आज मेरी आंख में ब्लड आ गया है। हाँ। देखो, डायबिटीज है जी मेरे को। हाँ, डायबिटीज एक मेजर कारण हो सकता है आंखों में ब्लड आने का, स्पेशली उन डायबिटिक मरीजों का जिनमें पीछे जो रेटिना होता है उसमें चेंजेस आ जाए, तो स्पेशली उसमें नए खून के नसें आ जाए तो ये ब्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि पहली बार ब्लड आ रहा है तो नॉर्मली हम रुकते हैं कुछ दिनों के लिए कि ब्लड अपने आप साफ हो जाए, उसके बाद एंजियोग्राफी कराना चाहिए आँख की। फिर रिक्वायरमेंट हुआ तो लेज़र और आँख में इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे कि दोबारा ये न हो सके। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपरली एक आँख का चेकअप अच्छे हॉस्पिटल में जाके करा लीजिए और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर और अपना जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक से रखिएगा। और ये हमें एक मैसेज भेजा है, इंदर सिंह जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि ज्योति मैम आपने बताया था कि 5 लाख रुपए की इसमें कवरेज होती है, तो वो जानना चाह रहे हैं ये 5 लाख क्या एनुअल होता है, एक साल में होता है, महीने में होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, ये थोड़ा सा बताएं। ये आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन पूछा। ये 5 लाख पर ईयर है, तो एक साल में परिवार 5 लाख तक की हेल्थ बेनिफिट ले सकता है जी। और ये एक और मैसेज हमारे पास आए, लिखने वाले हैं गोविंद बंसोड़ा जी, लिख रहे हैं आकाशवाणी रेडियो डॉक्टर के प्रस्तुत करने वाली मैडम को नमस्कार और दोनों डॉक्टर्स को, दोनों गेस्ट को नमस्कार। आपका ये स्वास्थ्य जागृति का कार्यक्रम बड़ा ही लाभदायक साबित हो रहा है। आपका दिया हुआ स्वास्थ्य ज्ञान गागर में सागर भरने जैसा है। मैं लातूर में गोविंद बंसोड़े, मेरा ये सवाल है कि आयुष्मान कार्ड को रिन्यू कराने में क्या करना होता है, रिन्यूअल कैसे होता है? आयुष्मान कार्ड अगर आपका एक बार बना है तो अगर ABPMJY का कार्ड बना है स्कीम का तो रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी चलती हैं, उनमें कई स्कीम्स में रिन्यूअल और एक्सपायरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हेल्थ बेनिफिट दिया जाता है क्योंकि उस पीरियड के बाद वो उस स्टेट से चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सपायरी होती है। अदरवाइज बाकी तो आयुष्मान ABPMJY कार्ड में कोई एक्सपायरी नहीं होती है। अगर एक बार बन गया आपका तो वो रहता है जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो हमें लिख भी रहे हैं, हमें फोन भी कर रहे हैं। हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं हमारे कुछ श्रोता, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। नमस्ते जी। नाम बता दीजिए अपना। कमलेश नाम है मेरा, कमलेश गाजियाबाद से। अच्छा जी, हाँ बताएं आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, अब वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, तो क्या वो उसमें कवर है? ठीक है, बस यही प्रश्न है आपका। मैम सुन रही हैं, अभी जवाब देंगे आपको। जी धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने बोला कि दैट line of treatment keep on adding, so that is depending upon आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और कौन सा पैकेज आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एडमिट होते हैं तो एक पैकेज आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, पर एडमिट करने के बाद हो सकता है कोई एड ऑन पैकेज भी ऐड कर दिया जाए। सो वो सुविधा पैकेज में उपलब्ध है, बट आपका वॉलेट बैलेंस होना चाहिए उसमें कि 5 लाख तक का वॉलेट बैलेंस हो या जितना भी जो पैकेज आपके नाम पे बुक हुआ है उसका उतना बैलेंस हो आपके वॉलेट में। एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले का नाम हमें दिख नहीं रहा है लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है कि 70 से अबव वाली जो स्कीम की बात अभी मैडम ने करी, तो क्या वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं डिस्चार्ज होने के बाद भी वो इसमें कवर होती हैं? तो कुछ पैकेजेस हैं जिसमें जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं सो उस पैकेज में आपकी दवाइयाँ भी इंक्लूड होती हैं कुछ दिन की, जैसे किसी में 5 दिन की, किसी में 7 दिन की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज जनरली अडॉप्टेड। तो उसके बेसिस पे उस दवाई की कॉस्ट पैकेजेस में इंक्लूडेड है, कुछ पैकेजेस में इंक्लूडेड है एज पर द रिक्वायरमेंट। जी।
और एक और ये मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है एज का, तो उन्होंने लिखा है कि कैसे डिसाइड होता है अगर कोई इलिटरेट पर्सन पहुंचता है, उसका नो एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो कैसे हम इस सुविधा का लाभ उठाएं? तो इसमें आपका आधार कार्ड बना होगा, तो आधार कार्ड में आपका जो एज है, अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में आज की डेट में जो एज है, अगर वो 1 जनवरी लेट्स से 2025 है, तो हम अगले साल आपको 70+ मान लेंगे। मतलब अगर आज आपकी एज 1/1/2025 है, तो अगले साल आप 70 के नहीं होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर 1/1 लेट्स से आज से 70 साल पुराना आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो जब उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 70+1 ईयर हो जाएंगे, तो आप हमारी स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर दित्याल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एज अ डॉक्टर तो ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को, पर जब ये आयुष्मान भारत योजना कार्ड धारक आपके पास आता है, या आपने बताया कई बार उनको नहीं भी पता होता लेकिन वो जानकारी चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है इलाज कराने के लिए, तो आपके हिसाब से एक डॉक्टर का क्या रोल होना चाहिए कि वो किस तरह से एक मरीज को इस तरह से भी हेल्प करे? व्हाट डू यू वांट टू से? आई थिंक जहाँ तक डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों का रोल इसमें रहता है कि जो भी पैकेजेस उनके पास है, माना किसी बीमारी के लिए पेशेंट आ रहा है, उनके पास उस बीमारी की उस इलाज की सुविधाएं हैं, तो पैकेज एक्सेप्ट करना चाहिए और मरीज को पूरी जो है एक एडवांटेज देना चाहिए इस सुविधा के लिए। और हॉस्पिटल की भी जिम्मेवारी होती है कि कैसे इसको फैसिलिटेट किया जाए जिससे कि लोगों को जो है असुविधा ना हो, क्योंकि मेजर चैलेंज हॉस्पिटल में आज के लिए है कि इंफॉर्मेशन कम रहती है और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी जो है उतना टाइम देते नहीं है। तो इसमें ये काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये जो है इसकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी रही है। प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली इसकी पेनिट्रेशन अभी कम है, तो आने वाले सालों में हम डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पैकेजेस की सुविधा बढ़ती जा रही है और काफ़ी कंफर्टेबल एक तरह से हेल्थ एक्सेस हो जाता है मरीज के तरफ से भी, हॉस्पिटल की तरफ से। और जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है प्राइवेट सेक्टर के, उनकी भी जो रीइंबर्समेंट पॉलिसीज है वो भी काफ़ी अच्छी है पीएमजे के अंदर जो है। हमारा कार्यक्रम उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने में सफल रहा है। इस तरह के मैसेजेस भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता लिख रहे हैं कि ज्योति मैम, जीवन सर और शालिनी मैम, आप तीनों को प्रणाम और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। आयुष्मान कार्ड के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। तो इसी तरह से हम धन्यवाद हमारे डॉक्टर्स को भी देंगे, पर अभी थोड़ा समय बाकी है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि अगर कोई शिकायत हो, अगर कोई परेशानी हो तो कहाँ लिखें, और इसी तरह का एक लंबा सा मेरे पास मैसेज आया है। हमारे पास शायद उतना समय नहीं होगा कि हम इनको पूरी तरह से शामिल कर पाए, पर शॉर्ट में आप बता सकते हैं। पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से कि अगर कोई इनपैनल हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद भी इलाज करने से मना कर दे तो कहाँ शिकायत करें। दूसरा, इस स्कीम में कई जालसाजी भी हो सकती है कि अगर हॉस्पिटल और लोग मिल जाएं और उस तरह का बिल बना दें तो क्या करें, और अगर प्राइवेट इनपैनल हॉस्पिटल में छोटी सी बीमारी को बड़ा दिखा दिया जाए तो क्या करें। और दिल्ली में जो ये स्कीम लागू हुई है उसमें 70 साल से अधिक लोगों के अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें। बहुत सारे प्रश्न अभी भी बाकी रह गए हैं, तो मुझे प्लीज एक तो वेबसाइट बता दीजिएगा और शिकायत के लिए कहाँ करें बता दीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि अगर आप किसी प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो EB PMJY के लिए एम्पैनल्ड हो, आपका इलाज ना हो, तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारी एक 24 आवर डेडिकेटेड कॉल सेंटर है 14555। आप उस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। और उसके अलावा हमारी एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1800 110 770। आप उस पर फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये भी जानकारी ले सकते हैं कि मेरे घर के पास ये हॉस्पिटल है, क्या ये एम्पैनल्ड है या नहीं है, या ये हेल्थ पैकेज कवर्ड है या नहीं है, मेरा वॉलेट बैलेंस कितना है, आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा आपने पूछा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेस करके ऐड ऑन करके बताते हैं, तो उसमें आपको अगर लगता है कि आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो ओवर प्रिस्क्राइब है, तो आप उसके बाद आप जब आपका इलाज हो जाए या इलाज के दौरान भी आप जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि लेट्स से बहुत बार ये भी देखा गया है कि लेट्स से
पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया और उसके नाम पे ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, तो हम बेनिफिशियरी को ABPMJY स्कीम जो है बेनिफिशियरी को मैसेज भेजते हैं कि आपका वॉलेट बैलेंस इतना है, इतना कट गया। तो आप अगर आपने फ़ोन नंबर हमें दिया है जब आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो अगर आप उस पे मैसेजेस पढ़ेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत बार उसी बेसिस पे बेनिफिशियरी ने शिकायत की है कि भाई हम तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए लेकिन मेरा वॉलेट बैलेंस अभी भी कट रहा है। तो हमने फिर उस चीज़ की जांच की और फिर पाया कि हाँ, वो जो बेनिफिशियरी ने हमें शिकायत की थी वो सही की थी। सो आप हमसे जुड़िए, 14555 इज़ अ बेनिफिशियरी हेल्पलाइन। और आप ABPMJY स्कीम अगर जब टाइप करेंगे, हिंदी में भी टाइप करेंगे आप आयुष्मान भारत स्कीम, तो जो पहला लिंक खुलता है वो NHA का ही खुलता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। भारत सरकार ने वो अथॉरिटी बनाई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम के लिए। तो उसमें हमारी वेबसाइट, कॉल सेंटर और जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं स्कीम से रिलेटेड, लेटेस्ट जो स्कीम से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो 70+ में अगर आपका नाम नहीं है, तो ये सवाल आपने पूछा था, तो 70+ में बेनिफिशियरी के डेटाबेस का कोई रिकॉर्ड होना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। 70+ अगर आप हैं, आप स्कीम के लिए आप बेनिफिशियरी हैं, सिंपल। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ आपका आधार चाहिए, आप 70+ है, आप अपना वय वंदना कार्ड बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पहुंची हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से कार्यक्रम लाते रहें। अगर आप कुछ हमें लिखना चाहते हैं, healthairdelhi@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। और अब इतना ही समय है कि मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि वो समय निकालकर यहाँ आए हैं। आयुष्मान भारत योजना पर इतनी विस्तृत जानकारी आप सब तक पहुंचाई है। धन्यवाद देंगे सुश्री ज्योति यादव मैम को, जो संयुक्त सचिव हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार में, और डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल को, आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में RPI सेंटर के प्रमुख रह चुके हैं। आप दोनों को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत नमस्कार। स्वीकार करिए हमारे सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार, और नमस्कार दोनों एक्सपर्ट्स को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।